Ila Pranam and Deechak Namaskar to everyone and look forward to interacting with you. How to read a due diligence report and which chapter needs to be given priority among all? So ये question थोड़ा सा reverse question है, इसको आप दूसरे ढंग से बोलो. Let us assume you are not preparing a due diligence report. A corporate lawyer or a financial advisor is preparing a due diligence report and handing it over to you. Now, as an employee of the company, you are reading the due diligence report, you are understanding the due diligence report, and you will give advice to your directors and board of directors and owners, or you will take a decision as to whether to go ahead with the acquisition or not to go ahead with the acquisition, or to go ahead with the acquisition with slight modification in the agreement or definitive agreement. All right. जब जो इंटेलिजेंट कंपनीज होती हैं, वो जो भी बना रहा है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, उसको ये बोलते हैं कि सर प्लीज कंक्लूजन भी बना दीजिए, अपना ओपिनियन और कंक्लूजन भी दे दीजिए. सो चैप्टर 13 हमेशा बनना चाहिए चैप्टर 12 के बाद. वो होना चाहिए ओपिनियन एंड कंक्लूजन. ओपिनियन एंड कंक्लूजन में यू कैन आस्क योर कॉर्पोरेट लॉयर टू टेल कि क्या लीगल राइट्स टू सेल है कि नहीं है, क्या गैप्स है, व्हाट आर द गैप्स इन द टाइटल, which contracts there is a non-compliance, what are the risks to the companies. ये सब तो आपने रिस्क तो बता दी, लेकिन also tell us what are the measures for mitigating the risk. How can we protect our company and directors and officials, because you will step into the shoes of the new company, so you have to protect your directors for criminal liability also. So ये protection कैसे हो सकता है, और फिर safeguarding revenue loss कैसे कर सकते हैं हम when we are acquiring a company. All right. So ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए और बोलना चाहिए कि आप एक लीगल ओपिनियन का या कंक्लूजन का एक 13th चैप्टर भी बना दो. आपने 12 चैप्टर की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तो दे दी हम लोगों को, पर 13th चैप्टर में आप एक लीगल ओपिनियन एंड कंक्लूजन का चैप्टर भी दे दीजिए साथ में. ऑल राइट. अब व्हेन यू आर रीडिंग द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, लेट अस अज्यूम यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, यू आर रीडिंग द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. नाउ यू शुड फोकस ऑन दैट स्पेसिफिक चैप्टर जो उस प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. So for example, let us assume आप सोलर या विंड प्रोजेक्ट को एक्वायर कर रहे हो, then the chapter on land and assets becomes super important, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई वैल्यू आइटम, हाई टिकट आइटम या द आइटम जहां पे आपको लोन, विच इज अ लोन कोलैटरल, वो है आपका लैंड एंड एसेट. सो आप क्या करोगे जब सोलर या विंड का प्रोजेक्ट ले रहे हो, तो चैप्टर विच रिस्पेक्ट टू लैंड एंड एसेट शुड बी योर फोकस. लेट अस assume you are acquiring a nuclear power plant. In that case, your chapter on governing laws is very important. कि what is the liability, या एटॉमिक एनर्जी एक्ट में क्या लिखा है. सो जो गवर्निंग लॉ का चैप्टर है उसमें आपको फोकस होना चाहिए. लेट अस अज्यूम यू आर एक्वायरिंग अ पावर कंपनी, पावर ट्रेडिंग कंपनी. पावर ट्रेडिंग कंपनी में ये असेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, योर लाइसेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो आपका जो चैप्टर है, लाइसेंस वाला चैप्टर है, कंसेंट्स एंड अप्रूवल वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. So you should focus on that chapter when you are acquiring a trading company. Let us assume you are acquiring a hydro company. Then आपके power project clearances का जो 12th chapter वो सबसे important हो जाता है. So आप बाकी chapters तो पढ़ोगे, लेकिन उस chapter पे ज्यादा focus करोगे, वहां से ज्यादा questions निकलेंगे और वहां से ज्यादा solutions भी निकलेंगे. Let us assume you are acquiring a thermal company, thermal power plant. In that case, you should focus on business contracts. बिकॉज आपका सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है. अब आपने एक थर्मल कंपनी को एक्वायर कर लिया और पता चल रहा है कि 2 साल में उसका कोल सप्लाई एग्रीमेंट खत्म होने वाला है या पावर परचेज एग्रीमेंट एक्सपायर होने वाला है. सो यू शुड विद ओपन आईज यू हैव टू एंटर दैट एक्वायर दैट कंपनी. सो थर्मल के केस में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट. सो इस तरह से whatever type of company, power company you are acquiring, you have to focus on different parts of the due diligence report.